हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक द्विवेदी एंड आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक को लेने का रीजन ये था कि बच्चों को बहुत ज्यादा इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिकॉज इस टॉपिक में मैक्सिमम एक्सेप्शंस हैं। प्रॉपर रूल कुछ फॉलो नहीं होता है, रूल फॉलो होते हैं बट कम होते हैं, ज्यादातर एक्सेप्शंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को एंड बहुत कम समय में इस टॉपिक को पूरा करेंगे एंड आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी कोशिश रहेगी है मेरी। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नाम में ही कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि अपने को किसकी बात करनी है, एनर्जी की। अच्छा, एनर्जी कौन सी? जो गेन करने वाला है। अब गेन कौन करेगा, इसी की यहाँ पर डेफिनेशन है। तो हम लोग एक चीज और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और एंथैल्पी में एफिनिटी में डिफरेंस क्या है। तो इसमें हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। एंथैल्पी मींस एनर्जी एंड एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, कि किसी पर्टिकुलर एटम में, बेसिकली गैसेस एटम होता है, वो भी हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम में जब कुछ अट्रैक्ट करेगा तो उस अट्रैक्शन पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिनिटी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो अभी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो अभी अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है तो वो अगर हम लोग ऐसे बोले कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और रिलीज बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। डेफिनेशन क्लियर है आपको? मैं उस डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं जिससे आप लोग को ये डेफिनेशन और क्लियर होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन में आने वाला है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड और गेन। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं इसको, और एब्जॉर्ब। ठीक है, तो एक तो फैक्टर हो गया एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। ठीक है, अच्छा किससे होगी? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी, और वो जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां से आएगा, वो किस पे आएगा, वो आएगा फ्रॉम आइसोलेटेड। आइसोलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन के 3 पार्ट हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल। सिंगल इट मींस कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, वो जस्ट अभी अकेला है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास एक एटम है, ठीक है, एम, वो भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। एंड एम लेने का रीजन ये है बिकॉज यहां पर आइसोलेटेड है, अदरवाइज हम लोग M2 भी ले सकते थे, M3 ले सकते हैं। M2 M3 लेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या लेना है, गैसियस एटम। तो अपन ने यहां पर क्या लिया है, गैसियस एटम। अब अपने को क्या करना है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, ऐड करा। जब इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ऐड करा है तो ऐड करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ये तो आपको पता होगा कि अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आए तो आप लोग मानिए कि जब पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब क्या हुआ है कि वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मींस जब आप किसी को पैसे देंगे तो बड़े आदमी हुए, तो ऐसे केस में चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर तो वो निगेटिव है। निगेटिव मींस होता है भीख मांगना। ठीक है, तो बेसिकली ये भिखारी है। ठीक है, तो भीख मांगने में क्या होगा, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, ओवरऑल निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव था, एम के साथ अट्रैक्शन किया और यहां पर ओवरऑल क्या बना लिया, एम माइनस। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, गैसियस लिख देते हैं दोनों जगह, दोनों क्या है, गैसियस एटम। तो ये डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बेसिकली इक्वेशन बनी है कि एक एटम पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना है, उस एडिशन पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें, इसे लिखें डेल्टा HEG, तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली डेल्टा HEG जो होता है वो होता है निगेटिव। डेल्टा HEG मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंड H मींस एंथैल्पी। ये क्या होता है, निगेटिव।
अगर डेल्टा HEG निगेटिव है, इसका मतलब ये 100% फिक्स है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा HEG निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, ऐसा क्यों? देखो, डेल्टा HEG निगेटिव का क्या मतलब है? डेल्टा HEG निगेटिव का ये मतलब है कि जब किसी गैसियस एटम में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, अगर एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज होने का मतलब डेल्टा एच बेसिकली क्या होता है, निगेटिव। अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ध्यान से सुनिएगा, रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और डेल्टा एच पॉजिटिव का क्या मतलब है? डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है कि वो चाहता है कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो। क्लियर है ये चीज? एक बार रिपीट करिए, ध्यान सुनिएगा। डेल्टा HEG का मतलब, अगर डेल्टा HEG निगेटिव है, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो चाहता है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो। ऐसा क्यों चाहेगा? स्टेबिलिटी के लिए। क्यों? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिस वजह से ये प्रोसेस होता है। अब हम लोग लेते हैं सेकेंड केस। इफ डेल्टा EG क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई है, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो 100% क्या होने वाली है, निगेटिव। अब अगर हम इन दोनों को थोड़ा मैच कराते हैं कि मतलब क्या है एग्जैक्टली, तो देखिए, डेल्टा HEG पॉजिटिव, इट मींस अब यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहां पर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बेसिकली एनर्जी देनी होगी। अगर आपको एक चीज और याद हो, अगर आपको याद रिकॉल करें कि डेल्टा H पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब होता है। डेल्टा H पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब होता है कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। याद आ रहा है? डेल्टा H पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक, डेल्टा H निगेटिव मींस एक्सोथर्मिक। तो यहां पर क्या हो गया, ये देखिए, जो निगेटिव है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक होता है। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बेसिकली एब्जॉर्ब मींस देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब यहां पर अगर प्रोसेस की एनर्जी एंडोथर्मिक है, मींस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई है, निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव का मतलब यह है कि ये एकदम नहीं चाहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है। जब वो स्टेबल है तो उस पर क्यों छेड़छाड़ करना कि भाई उसे अपन छेड़ रहे हैं, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इसका मतलब अपन एक पॉइंट समझे कि अगर कभी कोई एलिमेंट स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि अगर कोई एलिमेंट स्टेबल होगा तो उस स्टेबल की डेल्टा EG क्या आने वाली है, पॉजिटिव। जनरली ऐसा ही होता है, या बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव आएगी, या मे भी बोल सकते हैं थोड़ा अप्रोक्स 0 के बराबर होती है। जैसे आपको पता हो इनर्ट गैस हाईली स्टेबल होती है। ठीक है, तो सेम कंडीशन ये होती है। तो ये जो आपका है, ये बेसिकली आपका बेसिक है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये कैसे पता करें कि डेल्टा H निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये याद रखिएगा कि जो EA1 होता है, EA मीन्स डेल्टा HEG 1 होता है, वो हमेशा क्या होता है, डेल्टा HEG वो हमेशा निगेटिव होता है फर्स्ट के केस में। कब? जब एलिमेंट स्टेबल ना हो। स्टेबल मीन्स इनर्ट गैस ना हो, फुल्ली फिल्ड ना हो, हाफ फिल्ड ना हो। इन केस में जनरली क्या होता है, निगेटिव। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज, मतलब ऑलवेज नहीं, मे बी निगेटिव हो सकती है। बट अगर हम बात करेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब, अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, क्या बना, M-। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, M- में एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन M- में फिर से ऐड करेंगे तो यहां पर चार्ज कैसा आ गया है, M-2। ठीक है, अब देखिए, इस पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव, और इस एटम पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव। एंड जब निगेटिव में निगेटिव ऐड करोगे तो वहां पर क्या आएगा, रिपल्सन, क्योंकि आपको पता है सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर यहां पर रिपल्सन आएगा तो ये 100% श्योर है कि जो डेल्टा HEG आने वाला है, कौन सा, सेकेंड वाला, यहां पर 2 लिख देता हूं,
सेकेंड, वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमेशा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर हम लोगों को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। एंड पहले केस में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है एंड एनर्जी देनी भी पड़ सकती है। क्या अपने को ये क्लियर है? इसके बाद हम लोग, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अपन ने बेसिक पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होती है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि भाई इसका ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड मीन्स कि भाई अपने पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होते हैं, आपको पता है टोटल 18 ग्रुप होते हैं एंड 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड्स में जो पहला ट्रेंड होता है वो हम लोग बात करेंगे इन पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, अगर यहां पर फर्स्ट देखें तो हम लोग यहां पर लिखते हैं ग्रुप। तो ग्रुप अपने पास टोटल कितने होते हैं, 18। एंड आपको पता है कि जब टॉप से बॉटम जाते हैं, ग्रुप मींस टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज हमेशा इंक्रीज होता है। यहां पर लिखते हैं टॉप से बॉटम जाने पर जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज। यहां लिखते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हो गया साइज के लिए। हम अब सेकेंड ट्रेंड देखते हैं इन पीरियड। तो पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है। लेकिन आपको एक चीज थोड़ा याद रखना है कि जो साइज का फैक्टर होता है वो वैलिड होता है ग्रुप में। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में क्या वैलिड होता है, लेफ्ट टू राइट के केस में वैलिड होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बिकॉज साइज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, इसलिए उसको हम लोग काउंट नहीं करते। तो आपको पता है कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है, जेड इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल बोल सकते हैं, बट विद सम एक्सेप्शंस, बिकॉज यहां पर स्टेबिलिटी का फैक्टर भी क्या होने वाला है, लगने वाला है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जो ऑर्डर होता है वो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कहां होता है, ये होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी में, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है वो होता है वन डायरेक्टली, यहां पर ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, स्टेबल मींस नोबल गैस मान लेते हैं या हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ही कम आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रेंड, एक हो गया ग्रुप, एक हो गया पीरियड। अभी जैसे हम लोगों ने बोला कि साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या ये ऑलवेज वैलिड है, नहीं, इसमें क्या है, कुछ एक रूल थोड़ा सा चेंज होता है। तो हम लोग एक एक्सेप्शन है वैसे तो, बट एक्सेप्शन हम लोग अलग से पढ़ते हैं, इसको हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो थर्ड नंबर डालते हैं, ये रूल समझिए या आप एक्सेप्शन, बट ये ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑलवेज सेकेंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होती है एंड फोर्थ पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या होती है, कम, यहां से भी ज्यादा होती है। तो बेसिकली ऐसे बोलो कि थर्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड से ज्यादा, थर्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फोर्थ से ज्यादा। ठीक है, तो ये ऑलवेज वैलिड है। अब ऐसे वैलिड देखिए यहां पर क्या है, ये वैलिड होता है, सबके लिए नहीं होता है, ये कभी कभी गलत है, जैसे कि लास्ट में वैलिड हो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये इंपॉर्टेंट रूल है एंड क्वेश्चन में, पेपर में, क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में इसी रूल को लगता है, क्योंकि हम लोग जनरली ये भूल जाते हैं, हम लोग को ये याद रह जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे आप देखो यहां पर ऐसे बात करें
अपने पास होता है मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अभी आपसे मान लीजिए ऑर्डर पूछा तो आप ऑर्डर क्या देंगे? ऑर्डर देंगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो जिसका साइज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग? बट ये क्या है, ये यहाँ पर गलत है। तो एक्चुअल में क्या होने वाला है? जो एक्चुअल आंसर आने वाला है वो ClF से भी ज्यादा होगा एंड ब्रोमीन से भी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है और इसमें वैकेंट 3d ऑर्बिटल आ जाता है। क्लियर है? इस वैकेंट 3d ऑर्बिटल की वजह से ये क्या हो जाता है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है एंड ब्रोमीन से भी ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस की। भाई एक्सेप्शंस कितने होते हैं? ठीक है, तो ज्यादा नहीं होते हैं, बट जो भी है हम लोग उसे याद रखेंगे वो बेटर है। तो देखिए अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात करें तो जो सबसे पहला एक्सेप्शन आता है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग डी ब्लॉक। ठीक है, कि डी ब्लॉक में आपको पता है 3D सीरीज होती है एंड 4D सीरीज होती है। तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो 3D एंड 4D से आते हैं। ठीक है, अगर 3D 4D की बात करेंगे तो आपको पता है टोटल कितने एलिमेंट होने वाले हैं एक पीरियड में? 3D में 10, 4D में भी 10। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको। अगर आपको याद हो कि यहां पर लिख देते हैं 3D एंड 4D। ठीक है, तो आपको पता है कि 3D और 3D में कितने एलिमेंट होते हैं और कैसे होते हैं? तो देखिए आपको अगर याद हो मैं लिख देता हूं, फिर आपको रिकॉल कराता हूं। ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज है एंड अगर हम लोग 4D की बात करें तो 4D सीरीज में क्या है, ये देखिए ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज है। अब देखिए आपको वैसे तो रिकॉल होगा, एक बार मैं आपको और रिकॉल करा देता हूं। ऐसे आपको याद होगा ना कि इसके दो टेक्निक है याद करने के, एक है साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, तो ये अपन को याद, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, दूसरी वाली इंटरेस्टिंग है। देखिए, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, तो 3D की ट्रिक ये है। अगर हम 4D की बात करें तो यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। बेसिकली हम लोग क्या चेक करना है अभी? ऑर्डर। अभी अभी आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होने चाहिए, ऐसे ही होता है ना। तो एक काम करते हैं, पहले अपन नॉर्मल रूल लगा के सेट कर देते हैं, फिर जो एक्सेप्शन है उसको चेंज कर देंगे। तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल रूल है, बट आपको पता है कि बिना एक्सेप्शन के तो ये मजा ही नहीं आएगा। तो यहां पर अभी हम लोग एक्सेप्शन लाते हैं। ठीक है, अब आपको एक याद क्या रखना है कि जो आपकी 3D ऑर्बिटल है उसमें 1 4 9 एंड 4D में 3 4 7 9। ठीक है, ये इस जगह पर आपको साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने का क्या मतलब है? साइन चेंज करने का मतलब ये है कि देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ऐसे अपन काउंटिंग कर लेंगे। देखिए 1 पे यहां मतलब ये वाला जो साइन है ये आप क्या करने वाले हैं? बिकॉज एक्सेप्शन है, ये आप ऐसे कर दीजिए। फिर है आपका 4, तो 3 4, तो ये क्रोमियम है, इसको ऐसे करिए। एंड जो 9 नंबर पे है ये कॉपर है, इसको ऐसे करिए। ठीक है, सिमिलरली 3 4 7 9, तो 1 2 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5 6 7 और ये हो गया लास्ट वाला आपका 9 नंबर। ठीक है, तो ये देखिए जहां जहां पर साइन चेंज हुए हैं ये आपके एक्सेप्शन है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग दूसरे बात करें दूसरे एक्सेप्शन की, तो ये बेसिकली होता है ऑक्सीजन फैमिली में। ठीक है, अगर हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको अभी पता है कि भाई क्या होता है, टॉप से बटन जाने पर साइज इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज। बट हमने एक रूल अभी और भी पढ़ा था कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा, इट मीन सेकेंड एंड फोर्थ से ज्यादा होती है।
तो यहां पर पहले लिखते हैं कि अपना पीरियड, अपना जो ग्रुप है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, बेरिलियम, टीई एंड पीओ। ठीक है, आपको याद भी होगा ओ स्टाइल से टीपो। तो अकॉर्डिंग टू रूल कैसे होना चाहिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ना, वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो सबसे लास्ट हो जाती है। तो बोला ऐसा क्यों होता है, सबसे कम क्यों हो जाती है, वो इसलिए होता है कि ऑक्सीजन के अंदर अपने ही ग्रुप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि आपको पता हो OS2 सॉरी SO2, तो बेसिकली सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ऑक्सीजन अपने ही ग्रुप में क्या बना लेता है, बॉन्ड बनाने लगता है। इस वजह से जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा एक्सेप्शन आता है वो आता है आपका फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, फ्लोरीन फैमिली में क्या होता है, वो नॉर्मल सा ही है। अगर देखिए अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपको याद भी होगा, आई थिंक फिर कल बाहर आई आंटी इस वाले रूल से। तो यहां पर क्या होना है आपको पता है, ऐसे हो जाता है, पर इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। यहां पर सिर्फ इतना सा चेंज है कि जो क्लोरीन की एनर्जी क्या कर देनी है ज्यादा, एंड देन फ्लोरीन एंड देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपके 3 एक्सेप्शन। ठीक है, अभी 2 एक्सेप्शन और हैं, तो एक बार आप इसको नोट करिए, फिर अपन आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं, जो है आपका थर्ड पीरियड में एंड सेकेंड पीरियड में। ठीक है, पीरियड में बेसिकली पी ब्लॉक के एलिमेंट लेने हैं अपने को। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड पीरियड की, तो बहुत सिंपल है, एक्सेप्शन नंबर 4। अब आप बताइए कि सेकेंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। अगर हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो अपने पास होता है हाइड्रोजन, हीलियम फर्स्ट में, देन हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये कौन से पीरियड है, ये है आपका सेकेंड पीरियड। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग लिखें कि भाई अगला पीरियड कौन है, थर्ड, थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, अपन उसको भी लिख लेते हैं जिससे वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 5, तो नियॉन के बाद क्या आएगा, नियॉन के बाद आएगा आपका सोडियम, सॉरी हाँ सोडियम। उसके बाद आएगा सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम। इसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन। इसके बाद फॉस्फोरस, इसके बाद सल्फर, इसके बाद क्लोरीन एंड इसके बाद ऑर्गन। ठीक है, तो ये तो आपके एलिमेंट हो गए। अब देखिए, जैसा आपको पता है, अगर नॉर्मल रूल लगाएंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो सीधे से आप ऐसे लिख सकते हैं, ये नॉर्मल स्टूडेंट यही करेगा। बट ऐसा आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला नहीं है। यहां पर एक एलिमेंट छूट गया है, उसे एक बार देख लीजिएगा, लिथियम। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये सही है, नहीं, एकदम सही नहीं है। बिकॉज ये आपको पता है, पहले ही अपन हेडिंग ही पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक्सेप्शन नाम है। तो इसका मतलब सही क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसमें चेक करिए स्टेबल क्या क्या है। एक तो नियॉन स्टेबल है, क्लियर है, एक नाइट्रोजन स्टेबल है एंड एक यहाँ पर बेरिलियम स्टेबल है। ये क्या है, ये है आपका फुल्ली फिल्ड, और ये क्या है, हाफ फिल्ड, और ये क्या है, फुल्ली फिल्ड। क्लियर है। तो देखिए जो एग्जैक्टली आपका जो आंसर आने वाला है उसमें क्या होगा, यहाँ पर अपन सही ऑर्डर लिखते हैं, बेरिलियम। उसके बाद जो आपका ऑर्डर आएगा वो आएगा नियॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। बेरिलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। आप देख सकते हैं कि जो स्टेबल थे उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम लिखी गई है। क्यों लिखी गई, और इसको याद कैसे करना है अभी बता दें। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ वाले की। तो इसमें क्या है, इसका जो एग्जैक्टली ऑर्डर आने वाला है वो ऐसे आएगा, देख लीजिए। वो आएगा आपका, सबसे पहले आएगा Mg, फिर ऑर्गन, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, फिर आएगा फॉस्फोरस, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर होगा सल्फर एंड लास्ट में क्या आएगा आपका, क्लोरीन। ठीक है, तो ये आपके क्या है, बेसिकली ये आपके 2 एक्सेप्शन है, जिस एक सेकेंड पी मतलब 2p का है, और एक 2p में सेकेंड पीरियड, दूसरा है आपका थर्ड पीरियड। क्लियर है। अब इसको है कि याद कैसे करना है, तो देखिए बहुत सिंपल है।
अगर हम लोग इसकी बात करें, सबसे पहले ये देखिए कि जो बेरिलियम, नियॉन एंड नाइट्रोजन है, इसकी जो डेल्टा Eg होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 0 हो जाता है। क्लियर है? अब बोलो क्या इनकी भी 0 होती है? हाँ, इन दोनों की तो बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 0 है, बट ध्यान रखिएगा फॉस्फोरस हाफ फिल्ड है, लेकिन इसको 0 नहीं बोलना है क्योंकि ये मिड में है। इसीलिए बोला गया है कि जो पीरियड होता है उसमें एक्सेप्शंस आते हैं, वहां पर नॉर्मल रूल फॉलो नहीं होता है। तो क्लियर है? तो अब ये देखिए, ये आपके कुछ एक्सेप्शंस थे जिसको आपको याद रखना है, और आई थिंक इसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।